आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले गरियाबंद की बात करेंगे। गरियाबंद में एनकाउंटर अभी भी चल रहा है और 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो जाने के बावजूद भी एनकाउंटर चल रहा है। दूसरी तरफ जो मुठभेड़ में पहले 14 नक्सली ढेर कर दिए गए, उनके शवों को रायपुर ले आया गया। सुबह 5 बजे शव पहुंच गए थे रायपुर। सभी 14 शवों को अब पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया है। इनका पोस्टमार्टम चल रहा है और शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। 22 डॉक्टर्स नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम करने के लिए लगाए गए हैं। सुबह 5 बजे इनके शव लाए गए थे, जिसमें 6 महिला नक्सली हैं, इनके शव हैं और 8 पुरुष हैं। कुल्हाड़ी घाट के भालूडिग्गी पहाड़ी पर अभी भी ऑपरेशन जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो ऑपरेशन लगातार जारी है और 2025 का ये सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन बताया गया है। 19 जनवरी से बता दें कि यहां पर रुक कर एनकाउंटर चल रहा, फायरिंग हो रही है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि पहले यह कहा गया था कि 19 और 20 नक्सली जो हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। बाकी के शव बरामद हो सकता है कि अभी शव बरामद करने का काम चल रहा हो। मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं और वो जो नक्सलियों के कैडर में भी अगर देखा जाए तो जो बड़े नक्सली होते हैं वही ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और ऑटोमेटिक हथियार बरामद होना ये अपने आप में बताता है कि एक बड़ी कामयाबी इसको लेकर मिली है हमारे जवानों को। और दूसरी तरफ रायपुर मेडिकल कॉलेज में नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी ने बताया है कि 14 बॉडीज हैं, हर बॉडी में 45 मिनट का वक्त लगेगा और शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। पोस्टमार्टम में कम से कम आधा घंटा लगता है और उसमें एक्सरे ज़रूरी रहता है, तो वहीं पे पोर्टेबल एक्सरे लगा के हम वो पहले एक्सरे वगैरह करेंगे और उसके बाद पोस्टमार्टम करेंगे। तो कम से कम 45 मिनट तो एक बॉडी में लगेगा और कोई डिफिकल्ट पोस्टमार्टम होगा तो कुछ ज़्यादा समय भी लग सकता है। ये रिपोर्ट आने में समय लग जाएगा। रिपोर्ट कोशिश मेरे इंस्ट्रक्शन से है कि रिपोर्ट शाम तक ही रिपोर्ट डिस्पैच करना है। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सीधे, उनके पास चलते हैं और उनसे इस मामले में अपडेट लेते हैं। आकाश, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, गरियाबंद में जो सीमावर्ती इलाके हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के, वहां पर मुठभेड़ अभी भी जारी है। 50 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। वहां पर 700 से अधिक जवान हैं जो लगातार मुठभेड़ कर रहे हैं और इसमें कई और नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिल रही है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इधर अगर पोस्टमार्टम की बात करें तो आज सुबह जो है वो 14 नक्सलियों के 100 लाए गए हैं और उसके लिए पूरी प्रक्रिया की गई। इसके बाद 22 से 25 डॉक्टरों की टीम सुबह 10 बजे से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दिया। तो लगातार पोस्टमार्टम जारी है। चूंकि संख्या ज्यादा है इसलिए समय लग रहा है। जैसा कि डीन मेडिकल कॉलेज ने बताया कि हर 100 में करीब आधा घंटा से 45 मिनट का समय लग सकता है। अगर कुछ क्रिटिकल और चीजें जाननी है तो उसमें ज्यादा समय लग सकता है। तो ऐसे में पूरा दिन लगेगा और जैसा कि निर्देश मिला है कि 100 के जो पीएम रिपोर्ट है वो आज ही शाम रात तक के दे दिए जाएंगे। तो प्रक्रिया चल रही है, आगे भी और अपडेट मिल सकता है। उसकी जानकारी जो है वो जवानों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से दी जाएगी। जी, और एनकाउंटर का क्या अपडेट है? इनकाउंटर अभी मुठभेड़ है वो जारी है, जवान है वो डटे हुए हैं। 50 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। संयुक्त टीम जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की टीम वो मिलकर अभियान चला रही है। इसके साथ ही ये भी सूचना मिल रही है कि जब मुठभेड़ हो रहा है तो कई नक्सली भागकर कुछ अंदर गए हैं तो कुछ बस्तर इलाकों में जा चुके हैं। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश का बॉर्डर भी लगता है, इधर महाराष्ट्र के बॉर्डर में भी अलर्ट जारी कर दिया है और हो सकता है कि वहां भी किसी तरीके से गतिविधियां नजर आए तो वहां पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आकाश इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और नक्सलियों की मान कहे जाने वाले कोरागुट्टा में फोर्स का कैंप लगते ही 25 सालों से बंद पड़े रास्ते अब खुलने लगे हैं। बीजापुर से तर्रेम होकर पामेर जाने वाले रास्ते को फिर से बहाल कर दिया गया है। फिलहाल इस रास्ते पर सड़क निर्माण का काम चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये सड़क निर्माण के कार्य की, जिसमें जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। इस रास्ते के खुलने से अब लोगों को पामेड़ पहुंचने के लिए तेलंगाना होकर नहीं जाना होगा। इसके साथ ही 100 किलोमीटर का फासला
घट जाएगा। आप समझिए 100 किलोमीटर लोगों को सफर करना पड़ता था ज्यादा। 25 साल बाद यह सड़क नक्सलियों के चंगुल से आजाद की गई है। कोरागुट्टा इलाका नक्सलियों के पीएलजीए का कोर क्षेत्र कहलाता था। लोगों को तेलंगाना के चेरला होकर पामेड़ जाना पड़ता था। छत्तीसगढ़ के आखिरी छोर पामेड़ पर जवानों से लेकर राशन तक हवाई मार्ग से पहुंचाया जाता था। में माओवाद के खात्मे के लिए जिस तेजी से सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित हो रहे हैं, उसी तेजी से सड़कों का जाल भी बिछ रहा है। इस वक्त कोंडापल्ली पामेड़ मार्ग पर ही मैं मौजूद हूँ और ये सड़क मेरे पीछे देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है और सुरक्षा के साये में, कड़ी सुरक्षा के साये में सड़क का निर्माण भी कराया जा रहा है। आपको बता दूं कि बस्तर में बीआरओ की एंट्री भी हो चुकी है। लंबे समय बाद यहाँ बीआरओ भी पहुंची हुई है। लगभग 6 सड़कों का निर्माण कार्य बीआरओ के मार्फत कराया जाना है। लेकिन अभी जो कोरगट्टा कैंप से हम निकले हैं और यहाँ जो पामेड़ को जोड़ती सड़क का काम जो चल रहा है, इसे बीजापुर की पुलिस का काम करवा रही है और पुलिस के अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, काफी डेंस फॉरेस्ट इलाका है और नक्सलियों का बड़ा आधार इलाका रहा है। कितनी चुनौती देख रहे हैं इस सड़क को बनाने में? जैसे पहले मैं बता दूं कि जो पामेड़ से बीजापुर की दूरी थी तो हमको तेलंगाना होकर जाना पड़ता था, वो 250 किलोमीटर की थी। अब इस सड़क के खुल जाने से इसकी दूरी महज 95 किलोमीटर रह जाएगी। तो समझ सकते हैं कि मतलब प्रशासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं अब आसानी से पहुंच सकती हैं। स्वास्थ्य सुविधा होगी, पेयजल सुविधा होगी, बिजली हो गई, अब सड़क तो बन रही है, स्कूल यहाँ पर खुलेंगे, तो इस प्रकार के शासन की जितनी तमाम योजनाएं सब वहां पर पहुंचेंगी। और बीजापुर से भी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर तो नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर ही जवानों ने कब्जा कर लिया। जहां पर नक्सली ट्रेनिंग देने का काम करते थे, यहां पर अब जवानों की मौजूदगी हो गई है। जंगल में इन्होंने हाईटेक ट्रेनिंग कैंप बना के रखा था। जी हां, हाईटेक ट्रेनिंग कैंप। ये देखिए जरा, यहां पर नक्सलियों को तैयार किया जाता था, लेकिन अब हाईटेक ट्रेनिंग कैंप पर हमारे जवानों ने कब्जा कर लिया है। भट्टीकुला के जंगलों में यह ट्रेनिंग कैंप बनाकर रखा था। ट्रेनिंग कैंप में बने स्मारकों को भी ध्वस्त कर दिया गया। स्मारक दरअसल नक्सली बना लेते हैं। इनके जो लोग नक्सली जो मारे जाते हैं उनकी याद में स्मारक भी तैयार किए जाते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए पक्के बैरक और झोपड़ियां तक बनाई गई थी। इससे आप समझिए कि कितनी बड़ी कामयाबी ये बीजापुर में हमारे जवानों को मिली है। और छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कवासी लखमा के बेटे यानी कि हरीश लखमा को अब ईडी ने तलब कर लिया, यानी कि बुला लिया। पूछताछ के लिए बातचीत करनी है। कई सवाल हैं ईडी के मन में जो कि हरीश लखमा से किए जाएंगे। हरीश लखमा और ठेकेदार को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है, खबर यह भी है कि आज ही हरीश लखमा से ईडी पूछताछ कर सकती है। तलब किया गया है। देखना होगा कि कब तक हरीश लखमा पहुंचते हैं पूछताछ के लिए। पूछताछ जो उनसे होनी है इसके लिए ईडी के पास। कवासी लखमा के बेटे हैं हरीश लखमा। कवासी लखमा पहले इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। तनु हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रायपुर से। सीधे उनके पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। तनु, आज ही ईडी के सामने पेश हो सकते हैं पूछताछ के लिए हरीश लखमा। क्या जानकारी, क्या समय कुछ निकल कर आया, बातचीत हो पाई? जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों इस मामले में कवासी लखमा को जो है कोर्ट में पेश किया गया था और जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक रिमांड में उनको भेजा गया था और इसके बाद ही कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा और ठेकेदार को ईडी ने तलब किया है, जिसके बाद आज उनसे पूछताछ हो सकती है। और कहा जा रहा है कि दिन भर में किसी भी वक्त हरीश लखमा और ठेकेदार से पूछताछ हो सकती है। और एक टाइमिंग की हम बात करें तो 3:30 बजे से जो है पूछताछ का सिलसिला जो है वो देखने को मिल सकता है। और इससे पहले भी हरीश लखमा से ईडी ने जो है वो पूछताछ की थी और इस दौरान उनसे चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा ईडी ने जो है वो मांगा था। और इसके साथ ही शराब घोटाले को लेकर भी उनसे कई अहम सवाल जो है वो किए गए थे और लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी है। और पिछले 2 साल से इस पूरे मामले में ईडी जो है वो लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। कई अधिकारी अभी भी जेल के अंदर हैं। इसके साथ ही जिस तरह से ईडी
परत दर परत जो है परतें उधेड़ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आगे और भी कई अधिकारी और राजनेता इसके ईडी के रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि ईडी ने प्रेस नोट जारी कर ये दावा किया था कि शराब नीति बदलने में कवासी लखमा की जो है अहम भूमिका रही है और इस पूरे सिंडिकेट में ईडी ने कवासी लखमा को अहम हिस्सा माना है। ऐसे में लगातार उनके जो आसपास के लोग हैं उनकी संलिप्तता जो है वो लगातार देखी जा रही है और उन सभी से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में आगे कहा जा सकता है कि और भी कई नेता जो है वो ईडी के रडार पर आ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो 3:30 बजे के बाद कभी भी पूछताछ हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा और आज ही हो सकती है। जांजगीर चांपा से खबर बता दें, जहां पर पीने के पानी की समस्या को लेकर लोगों को चक्का जाम करना पड़ा है। जी हां, पीने के पानी की समस्या, सर्दी के मौसम में पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है। बनाहिल गांव के लोग सड़क पर उतर आए हैं और अकलतरा पामगढ़ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। सर्दी के मौसम में भी ग्रामीणों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको दिक्कत कितनी है। इसका समाधान अगर नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। और बलौदाबाजार से बड़ी खबर बता दें, जहां पर सुहेला के खपराडीह स्कूल में छात्राओं की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। कई छात्राएं गश खाकर गिर पड़ी हैं, बेहोश हो गई हैं। कुछ को चक्कर की शिकायत है, कुछ को उल्टी की शिकायत है। खपराडीह के उच्चतर माध्यमिक स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि स्कूल के पास एक प्लांट है और यह प्लांट प्रदूषण करता है, जहरीली गैस निकलती है और इसकी वजह से छात्राओं की तबीयत बिगड़ रही है। हालांकि जिला प्रशासन को खबर कर दी गई है। अब देखना होगा क्या आगे इस मामले में कार्रवाई होती है। इधर रायगढ़ में डिप्टी कलेक्टर के बेटे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। रायगढ़ के टीपा खोला डैम से शव को निकाला गया। 3 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए रायगढ़ गए थे। मृतक की नाक से खून बह रहा था, इस बात का पता चला है। बालावद में तैनात डिप्टी कलेक्टर के बेटे की मौत हुई है और यह संदिग्ध मौत मानी जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि जांच कैसे होती है, क्या इस मामले में खुलासा होता है, क्या ये कोई हादसा है, ये हत्या है या कुछ और वजह है, ये देखना होगा। संदिग्ध परिस्थिति में बेटे की मौत हुई है। टीपा खुला डैम से ये शव बरामद किया गया। 3 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए गए थे। बालावद में तैनात हैं डिप्टी कलेक्टर, उनके बेटे की मौत। और सख्ती से खबर है, 2 साल की बच्ची समेत महिला लापता हो गई है। अब परिजनों ने किडनैप करने की आशंका व्यक्त की है कि इन दोनों को किडनैप कर लिया गया है। परिजनों ने बताया है कि किडनैपर उन्हें धमकी दे रहे हैं। लापता महिला और बच्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मजदूर परिवार चेन्नई में ट्रेन से उतरने के बाद शिकार हुआ है। मालफड़ौदा थाने में महिला के भाई ने इसकी शिकायत दर्ज करा। अंबिकापुर में युवक के अपहरण की खबर से सनसनी फैल गई। एमजी रोड बुधवारी बाजार के पास से युवक को अगवा किया गया, ऐसा आरोप है। युवक दरिमा इलाके का रहने वाला है। अपने दोस्त काबिल अंसारी के साथ किसी काम से यह अंबिकापुर गया था। बुधवारी बाजार के पास से युवक को किडनैप कर लिया गया, ये आरोप है। बदमाशों ने परिजनों से 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। अब यह मामला थोड़ा संदेहास्पद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जिस दोस्त के साथ गया था उस दोस्त के परिजनों ने तो कोई पुलिस में शिकायत नहीं दी है उस युवक के लापता होने की। इसके अलावा लोकेशन जो पुलिस ने जांच की है, बताया यह गया है कि मध्य प्रदेश के सागर में लोकेशन मिली है। फिरौती की रकम भी 1.5 लाख मांगी गई है और युवक का दोस्त काबिल अंसारी लापता है, तो मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस बताया गया कि अंबिकापुर पुलिस सागर पहुंच चुकी है। शाम तक इस मामले में कोई बड़ा खुलासा किया जा सकता है। पेंड्रा से खबर बताते हैं, जहां पर रिहायशी इलाके में टाइगर नजर आया है, बाघिन नजर आई है, उसका मूवमेंट नजर आया और इसकी वजह से लोगों में काफी दहशत है। लोग खौफजदा हैं क्योंकि यह पर्यटन स्थल है और यहां पर टाइगर नजर आया है। ज्वालेश्वर में सड़क पर बाघिन नजर आई है। राहगीरों ने इसका वीडियो भी बना लिया है। बता दें कि ये इलाका जो है कौरेला पेंड्रा मरवाही का इलाका, ये मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है और यहां पर अगर ये शिकारी जानवर जो है ये अगर नजर आता है तो बहुत खतरनाक लोगों के लिए है। टाइगर
की सुरक्षा को भी खतरा है। 4 दिनों से इसका मूवमेंट यहीं पर देखा जा रहा है। वन विभाग ये कह रहा है कि हम निगरानी भी कर रहे हैं और हम लोगों को अलर्ट भी कर रहे हैं। और बीजापुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर जवानों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम करने का भी काम किया है। जवानों ने 8 आईईडी को डिस्पोज किया और कितना बड़ा धमाका, कितना जोरदार धमाका यहां पर देखने को मिला। एक नहीं 8 आईईडी यहां से बरामद की गई हैं और इनको डिस्पोज किया गया है। 5-5 किलो की आईईडी बताई जाती हैं, जो कि जवानों को निशाना बनाने के लिए यहां पर प्लांट की गई थी। और अगर जवान इसकी चपेट में आते हैं तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन इनके मंसूबे नाकाम हो गए हैं नक्सलियों के। रंजन दास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रंजन, ये बड़ी कामयाबी है। एक तरफ बीजापुर में आईईडी बरामद होती है, दूसरी तरफ कैंप, जो नक्सलियों का कैंप, ट्रेनिंग कैंप है, वहां पर भी जवान पहुंच जाते हैं, पहुंच बना लेते हैं। नक्सलियों के पैर उखड़ने लग गए। जी बिल्कुल, देखिए गणतंत्र दिवस से पहले ये बीजापुर में एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है, क्योंकि जो पीड़िया जो जिसकी बात हो रही है, दरअसल ये बैलाडीला पहाड़ की तराई में बसा इलाका काफी घोर नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। पिछले साल यह ऑपरेशन कर 12 नक्सलियों को मारा गया था और जवान अब पीड़िया की तरफ बढ़ रहे हैं। पीड़िया में आने वाले दिनों में कैंप स्थापित होने वाला। आज एरिया डोमिनेशन के दौरान ही जवानों ने 5-5 किलो के 8 जो आईडी है उन्हें रिकवर किया। इसकी जो तादाद है, वास्तव में जवानों को एक बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन जवानों की सतर्कता का ही नतीजा रहा कि इतनी बड़ी तादाद में आईडी रिकवर किए गए और मौके पर ही इन्हें निष्क्रिय किए गए। दूसरी खबर ये रही कि आज महतपुर की कोबरा के जो जवान है, उन्होंने बीजापुर और तेलंगाना के सरहद पर नक्सलियों के एक बड़े ट्रेनिंग कैंप को न सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि उसे ध्वस्त भी किया। कहीं ना कहीं ये साल पुलिस के लिए बड़ी सफलता का साल है। बिल्कुल, पुलिस के लिए बड़ी सफलता का साल है। गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। ये आईईडी जो प्लांट करने का मामला है, ये कहां से बरामद की गई? क्या अलग अलग जगहों से या फिर एक ही ट्रैक पर ये आईडी प्लांट की गई थी? ये जो तराई वाला इलाका है, काफी घाटी इलाका है, वहां कल ही पुलिस ने कैंप किया। कैंप हालांकि अभी तक पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ, तो ऐसे में जवान पूरे इलाके की पहले सर्चिंग करते हैं। नक्सलियों के जवानों के आने से पहले ही इन आईडीज को लगाया था, लेकिन जो पगडंडी के जंगल के रास्ते वहां अलग अलग जगह आईडी प्लांट किया हुआ था, एक स्थान पर नहीं बल्कि अलग अलग जगह। पूरे इलाके की जब एरिया डोमिनेशन की जा रही थी, तो सुबह कई घंटों की मेहनत कर 8 आईडी रिकवर की गई है। ऐसा अंदेशा भी जताया गया कि इस इलाके में और भी प्रेशर आईडी होंगे, जिन पर जवानों की नजर है, उन्हें पता लगाने, ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया रंजन, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव से मिलने भीम आर्मी के संस्थापक सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। बलौदाबाजार हिंसा के आरोप में देवेंद्र यादव जेल में ही बंद हैं। चंद्रशेखर आजाद जेल में उनसे मिलने पहुंचे। बाबा साहेब आंबेडकर की फोटो साथ में लेकर पहुंचे। और देवेंद्र यादव से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने बयान दिया है, सतनामियों के साथ अन्याय हो रहा है, ये उनका कहना है। और सतनामी समाज इस दौरान चुप नहीं बैठेगा। 20 फरवरी को सीएम आवास घेराव की चेतावनी भी वो दे गए। बलरामपुर की बात करते हैं। यहां पर कोहराम मचा हुआ है। किसके द्वारा कोहराम मचाया गया? चोरों के द्वारा कोहराम मचाया गया। एक ही रात में चोरों ने 2 दुकानों पर धावा बोला है। दुकान में चोरों के घुसने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने की कोशिश हो रही है। रामानुजगंज थाना इलाके में चोरी की वारदात से दहशत का माहौल बना हुआ है। चुनाव से पहले कांग्रेस में अंतर कलह की बात कही जा रही है। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने तंज कसा है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी है और इस परिवार ही इसे चलाने का काम करता है। कांग्रेस में अस्तित्व को लेकर आपसी झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस लोरमी, बिलासपुर सब जगह आपस में लड़ रही है। जनता इसका आनंद ले रही है। जनता इन्हें घर बैठाने का तय कर चुकी है। शहर के विकास के लिए जनता बीजेपी को चुनेगी, ये उनका दावा है। कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास ही है, एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार ही संचालित करती है। जब बड़ा परिवार, बड़े नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर परिवारवाद चलाते हैं तो नीचे स्तर पर भी स्वाभाविक रूप से उनको लगता है कि ये चलेगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस में आपसी झगड़े हैं, अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वो लोरमी हो, बिलासपुर हो, सब जगह ये आपस में लड़ने ही वाले हैं। पर जनता इस सब का आनंद ले रही है और जनता ने तय कर रखा है इन्हें घर बिठाने का, ताकि ये आपस में लड़ते रहें। आपको बता दें, पंखाजूर नगर पंचायत में नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष के पति पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के आरोप लगाए। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। पंखाजूर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। चुनाव लड़ने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप लगाए गए हैं। ये कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। मैंने जो भी दस्तावेज के आधार पे मैं जाति प्रमाण पत्र बनाया, मैंने सही बनाया और ये शासन का काम है जांच करने का। शासन अपना जांच करे। तो ये जो आरोप है सारे झूठे हैं? ये सारी विनर्द है, झूठा है। मेरे ऊपर एक आरोप लगाना चाहता है और मेरे सभी को धूमिल करना चाहता है। देखिए, आज कलेक्टर आना इसलिए हुआ है कि विगत कुछ दिन पहले जो आरक्षण को लेकर जो नगर पंचायत पखांजूर जो है ओबीसी हो गए हैं, उसके चलते जो है पखांजूर के पार्षद नारायण शाह जी ने फर्जी तरीके से। और आइए देखेंगे टॉप 20 खबरों को। रायपुर मेडिकल कॉलेज में नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम जारी। शाम तक